नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सार्क के रिवाइवल से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरेबिया के अलाइ कंट्रीज़ ने कतर के साथ जो रिलेशंस रिस्टोर किए हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। देखो, पहले हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था वो सिचुएशन बताता है 2017 के बाद की, लेकिन ये आर्टिकल नए पॉइंट्स देता है 2017 से पहले यानी 2010 में क्या सिचुएशन इमर्ज होकर आई थी जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया और इनके अलाइ कंट्रीज़ के रिलेशंस खराब होते गए कतर के साथ, और किन चीज़ों से एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड, उससे इनसिक्योर क्यों महसूस करती हैं सऊदी अरेबिया और इनके अलाइ कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल यूएई, और उस मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया जाता है कतर के द्वारा, इसी वजह से रिलेशंस खराब हुए थे। इस प्रकार के काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल में। 2 ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं जो पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं हैं, लेकिन इवॉल्विंग इवेंट्स हैं। जैसे इवॉल्विंग इवेंट्स मतलब जो फार्म लॉज की इम्प्लीमेंटेशन पर ब्रेक लगाया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और नीचे पुडुचेरी में विवाद चल रहा है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच। तो इन दोनों आर्टिकल्स में से जो भी पॉइंट्स निकलते हैं उनको हम निकाल के डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सार्क के रिवाइवल से संबंधित है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखो, साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन इस्टाब्लिश करने के लिए 1985 में एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश की गई थी, उसी का नाम है सार्क। पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टाब्लिश हुए अब 36 साल पूरे हो चुके हैं, बट देखो इस ऑर्गेनाइजेशन ने उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं किया है। एक तरफ देखो आपको ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं, यूरोपियन यूनियन जिसमें वीज़ा भी सेम है, मतलब यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ में एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं बेशक, लेकिन हमारा फोकस अभी वो नहीं है। आसियान का एग्जांपल देखिए, आसियान ने सिंगल संविधान को अडोप्ट किया है, और दूसरी तरफ अगर आप कंपेयर करें सार्क को इन ऑर्गेनाइजेशन से, देखो पिछले 6 सालों से तो सार्क का समिट भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। 2016 में जब उरी में अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने कंडीशन रखी थी कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करना बंद नहीं करता है, पाकिस्तान के साथ हम सार्क समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। तो 6 साल पूरे हो चुके हैं। उस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 8 दिसंबर को कहा कि वो शर्त जो है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करना बंद नहीं करता है, वो शर्त आज भी लागू है। इसके बाद राइटर कहती हैं, देखो सार्क के ठंडे बस्ते में चले जाने के बाद यानी इनएक्टिव होने के बाद जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएन या फिर वर्ल्ड बैंक, ये भी साउथ एशियन कंट्रीज से अलग अलग डील करती हैं। जैसे बांग्लादेश से अलग से डील करेंगी, नेपाल से अलग से, पाकिस्तान से अलग से, इंडिया से अलग से, क्योंकि साउथ एशिया एज ए रीजन एकजुट नहीं है। अभी आवश्यकता ये है राइटर के अनुसार, चूंकि देखो 2020 में कोविड-19 की महामारी आई और इंडिया चाइना बॉर्डर पर भी टेंशन्स देखने को मिली, तो आवश्यकता ये है कि सरकार सार्क के इशू पर अपनी जो पोजीशन है उस पर एक बार फिर से विचार करें। कहने का मतलब ये है, सार्क को रिवाइव करने के लिए आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं राइटर के द्वारा। पहला आर्गुमेंट राइटर के द्वारा सार्क के पक्ष में ये दिया जाता है, देखो पाकिस्तान के साथ इंडिया का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है, ये सबको पता है। इवन सार्क में कोई भी एग्रीमेंट को नहीं साइन होने देता पाकिस्तान, रोड़ा अटकाता है। लेकिन पाकिस्तान की वजह से सार्क का समिट ही ना होने देना, इससे तो ये नतीजा निकला ना कि इंडिया ने सारी जो वीटो है वो पाकिस्तान को दे दी है, कि पाकिस्तान चाहे तो सार्क की प्रोसीडिंग्स को रोक देगा। तो इंडिया को इस प्रकार की वीटो पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए सार्क के इश्यू पर, क्योंकि सार्क में और भी तो मेंबर कंट्रीज हैं ना। सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हम बाकी देशों के साथ इस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज ना करें, उनके साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, तो ये इंडिया के ही हितों के अगेंस्ट है। इसके बाद राइटर के द्वारा ये भी कहा जाता है, देखो एससीओ
एससीओ में 8 मेंबर्स हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। उस समिट में तो इंडिया पार्टिसिपेट करता है पाकिस्तान के साथ मिलकर। पिछले साल नवंबर में एससीओ का समिट किसके द्वारा होस्ट किया गया था? इंडिया के द्वारा। क्या हमने पाकिस्तान को इनवाइट किया उस समिट में हिस्सा लेने के लिए? बिल्कुल किया। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उस समिट में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने किसी दूसरे ऑफिशियल्स को डेजिग्नेट किया इस समिट में हिस्सा लेने के लिए, बट पाकिस्तान ने हिस्सा तो लिया। अब सोचने वाली बात यह है, जब देखो इंडिया पाकिस्तान के साथ दूसरे समिट्स में हिस्सा ले सकता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के, तो फिर सार्क के समिट में हिस्सा क्यों नहीं ले सकता? चलो पाकिस्तान भी छोड़िए, आप चाइना की बात कीजिए। चाइना के साथ हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, अप्रैल के बाद से ही लद्दाख रीजन में टेंशंस हैं। क्या हमने चाइना के साथ समिट्स में हिस्सा लेना छोड़ दिया है? बिल्कुल भी नहीं। हमने एससीओ के समिट में जो पार्टिसिपेट किया, चाइना भी उसमें था। इवन RIC मतलब रशिया, इंडिया, चाइना, ये 3 देशों का जो ग्रुप है उसके समिट में भी हमने हिस्सा लिया जिसमें चाइना भी है। इवन आप चाइना को भी छोड़ दीजिए, आप नेपाल का एग्जाम्पल लीजिए। नेपाल के साथ भी तो हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ना। नेपाल के साथ तो हमने एंगेज करना बंद नहीं कर दिया है। तो लास्ट जो समिट ऑर्गेनाइज होना था सार्क का, वो देखो पाकिस्तान में होना था, और कोविड-19 की सिचुएशन में तो वर्चुअल समिट भी ऑर्गेनाइज हो जाता, जिसमें अगर भारत के प्रधानमंत्री हिस्सा लेते तो सिर्फ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हिस्सा लेते, उनको पाकिस्तान जाना भी नहीं पड़ता, तो सार्क का समिट ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में राइटर का कहना है, पेंडेमिक रिलेटेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए भी सार्क को रिवाइव करना आज के समय में ज़रूरी है। देखो वेरियस स्टडीज़ बताती हैं इस महामारी का इम्पैक्ट साउथ एशिया रीजन पर थोड़ा अलग ही पड़ा है। मतलब साउथ एशिया का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है एज कंपेरिजन टू बाकी रीजन से इस महामारी का। तो अब देखो साउथ एशिया तैयार हो रहा है एक बहुत बड़े स्केल पर वैक्सीनेशन के लिए। तो फिर अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच आपस में कोऑपरेशन होता है कि वैक्सीनेशन कैसे की जाए, और ऑफ कोर्स इंडिया को महारत हासिल है इस चीज़ में, तो इंडिया अगर बाकी देशों की हेल्प करता है तो हमारी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होगी। एक अच्छा संकेत जाएगा बाकी देशों में भी, पड़ोसी देशों में, कि देखो इंडिया से इतनी थ्रेट है नहीं जितनी वो सोचते हैं। इवन कोल्ड स्टोरेज फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, इन क्षेत्रों में भी बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान हो सकता है। कल को देखो जो स्टडीज़ अभी होंगी कि आखिरकार कोविड-19 की महामारी का कम इम्पैक्ट क्यों पड़ा साउथ एशिया पर, तो वो स्टडीज़ आपस में अगर शेयर होंगी तो बेहतर ढंग से साउथ एशियन कंट्रीज मिलकर आगे आने वाली महामारियों से निपट सकते हैं। इसके बाद सार्क रिवाइवल के पक्ष में इकोनॉमिक कोऑपरेशन का आर्गुमेंट दिया जाता है। देखो कोविड-19 की महामारी की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। विभिन्न देशों में करोड़ों लोगों की जॉब्स चली गई हैं, और कुछ सेक्टर्स ज़्यादा ही प्रभावित हुए हैं इस महामारी की वजह से, जैसे कि टूरिज़्म सेक्टर। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार रीजनल कोऑपरेशन की सहायता से टूरिज़्म सेक्टर को फिर से रिवाइव किया जा सकता है, और विभिन्न रीजन्स इसके लिए इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। जैसे देखो ईस्ट अफ्रीका सिंगल जॉइंट वीज़ा सिस्टम हाल ही में इमर्ज होकर आया, और ऐसे ऐसे इनिशिएटिव दूसरे रीजन्स में भी देखने को मिले, जैसे मैकोंग रीजन या फिर कैरेबियन आइलैंड्स में भी जॉइंट वीज़ा सिस्टम देखने को मिला। इसी दिशा में सार्क का रोल इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है साउथ एशिया रीजन में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। देखो कोविड-19 की महामारी के कारण अभी इंटरनेशनल टूरिज़्म में काफ़ी कमी आई है। मतलब बहुत कम लोग ऐसे होंगे इंडिया के जो कि यूरोप, USA, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की यात्रा आज के समय में करना चाहते हैं टूरिज़्म के लिए। बहुत कम लोग होंगे ऐसे, बट ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो सकती है जो कम से कम बांग्लादेश जाना चाहें, शायद नेपाल जाना चाहें, भूटान जाना चाहें। मतलब रीजनल लेवल पर टूरिज़्म का स्कोप अभी भी है। इसके बाद राइटर कहती हैं, देखो अगर टूरिज़्म सेक्टर में कोऑपरेशन होता है तो फर्दर वही कोऑपरेशन दूसरे सेक्टर्स में भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसे हेल्थ सिक्योरिटी,
फूड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। जैसा हमने डिस्कस किया, कोविड-19 के बाद ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड को लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स निकल के आए, ट्रैवल को लेके, माइग्रेशन को लेके। इसलिए विभिन्न देशों का जो फोकस है वो सप्लाई चेन्स को लोकलाइज करने पर है। जैसे इंडिया ने भी, आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च किया। तो ये भावना विभिन्न देशों में आई है कि हम खुद पे ही अगर डिपेंड हों तो ज़्यादा अच्छा है। किसी और देश पे डिपेंड होना मतलब अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसी चीज़ है। लेकिन राइटर का ये मानना है, जब देखो ग्लोबल मार्केट पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी कमज़ोर हुई है, तो रीजनल कोऑपरेशन की संभावना ज़्यादा है। रीजनल कोऑपरेशन एक प्रकार से गोल्डीलोक जोन्स की तरह है। गोल्डीलोक जोन्स वो जगह होती हैं, मतलब अर्थ से दूर, जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर आप कह सकते हो। इसके बारे में यूपीएससी ने 2014 में प्री में क्वेश्चन पूछा था। तो उसी प्रकार से ये जो रीजनल कोऑपरेशन है ना, ये गोल्डीलोक जोन्स की बराबर ही है। ना तो बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म ना ही बहुत कम नेशनलिज्म। मतलब ना तो इस प्रकार की बातें बोलना कि हाँ सिर्फ हम अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, कोई कोऑपरेशन नहीं होगा दूसरे देशों के साथ, और ना ही बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की हाँ सारी चीज़ें देश में आस के बिना रोक टोक के, ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बीच का ये जोन है रीजनल कोऑपरेशन। राइटर इसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी देती हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट, साउदर्न कॉमन मार्केट, मरकज़र, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और इंडिया तो सिर्फ एक ही रीजनल एग्रीमेंट में है जिसका नाम है साफ्टा, वो भी बहुत ही कमज़ोर है, मतलब कोई इतना ज़्यादा खास इफेक्टिव है नहीं। लास्ट आर्ग्यूमेंट दिया जाता है चाइना के संदर्भ में। देखो, चाइना के साथ इंडिया की टेंशन्स हैं अप्रैल से ही, और ऐसी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर पर टेंशन्स हैं और नेपाल के साथ भी बॉर्डर पर टेंशन्स हैं, तो फिर चाइना से खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इंडिया और नेपाल को छोड़कर सार्क के बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट हैं। तो चाइना आज के समय में ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में है इन कंट्रीज़ की इंडिविजुअल लेवल पर हेल्प करने के लिए। वैसे देखो, 2014-15 के बाद से ही चाइना सार्क को ज्वाइन करना चाहता है। चाइना बोल रहा है कि भाई ले लो, हमें ले लो। और जब भी सार्क का समिट ऑर्गेनाइज होता है, हालांकि 2016 के बाद से तो हुआ ही नहीं है, लेकिन जब भी होता है तो फिर ये बात उठ के आती है, क्या चाइना के स्टेटस को अपग्रेड कर दिया जाए। चाइना का स्टेटस अभी सार्क में ऑब्जर्वर का है, क्या इसे अपग्रेड करके मेंबर बना दिया जाए। और ऑफकोर्स इंडिया विरोध करता है। इंडिया बोलता है नहीं भाई, बेशक कुछ साउथ एशियन कंट्रीज के साथ चाइना का बॉर्डर लगता हो, बट चाइना एक साउथ एशियन कंट्री नहीं है। तो इसके अगेंस्ट, इंडिया के इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट चाइना के जो समर्थक देश हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, उनके द्वारा ये आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि चाइना की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है, टूरिज्म रिलेशंस अच्छे हैं, और साउथ एशियन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जाते हैं चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। इसलिए चाइना को मेंबर स्टेटस दे देना चाहिए। देखो, इस कोविड-19 की महामारी ने चाइना को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। जैसे महामारी आने के बाद चाइना ने काफ़ी सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में मेडिसिन्स भेजी, पीपी किट्स और काफ़ी दूसरे टूल्स भी भेजे। इसको नाम दिया गया हेल्थ सिल्क रोड इनिशिएटिव। चाइना के जो वाइस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके साथ अलग अलग मीटिंग्स की, अलग अलग कम्बिनेशंस में इकोनॉमिक इश्यूज पर भी बात की, और चाइना की जो वैक्सीन है सिनोवैक, उस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर भी बात की। इवन एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जल्द ही चाइना सार्क के मेंबर कंट्रीज की मीटिंग बुला सकता है, और जिसमें सिर्फ इंडिया और भूटान ये नहीं शामिल होंगे, क्योंकि ये BRI का हिस्सा नहीं है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर देखो, चाइना के द्वारा इंडिया और भूटान को घटा के बाकी 6 मेंबर कंट्रीज़ की मीटिंग बुलाई जाती है और बाकी 6 देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंडिया के लिए ये चैलेंज होगा, कंसर्न वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ इंडिया सार्क माइनस पाकिस्तान की बात करता है, जबकि चाइना दूसरी तरफ
सार्क माइनस इंडिया और माइनस भूटान की बात कर रहा है, मतलब करेगा। अभी तक तो उन्होंने ऐसी मीटिंग बुलाई नहीं है। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ये कंसर्न है, जल्द ही चाइना ऐसा कर सकता है। बाद में चाइना सार्क के मेंबर कंट्रीज को RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में मेंबर बनने के लिए भी एंकरेज कर सकता है। तो दिक्कत है। राइटर के अनुसार कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो सार्क को इंडिया बीजिंग के प्रिज्म से देखती है कि ये सार्क एक कोशिश है इंडिया को कंटेन करने की और चाइना इसमें एक्सटर्नली इंटरफेयर करता है। बट देखो इंडिया को सार्क ऑर्गेनाइजेशन को अपने ही प्रिज्म से देखना चाहिए, अपने ही चश्मे से देखना चाहिए कि ये एक ऐसी यूनिट है। सार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऐसे देश हैं जिनका एक कॉमन फ्यूचर है और ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के एम्बिशंस को अचीव करने की दिशा में एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सकती हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सार्क से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल वेस्ट एशिया में तेजी से इमर्ज हो रही नई इक्वेशंस से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो इससे पहले डिस्कशन स्टार्ट करें, आर्टिकल के टाइटल में एक जगह का नाम है अल उला। ये सऊदी अरेबिया का एक एंशियंट टाउन है। इसके बारे में UPSC प्री में क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। ये देखो अल उला सऊदी अरेबिया का एंशियंट टाइम। काफ़ी बार मैच द फॉलोइंग वाले UPSC क्वेश्चन पूछ लेती है ना कि ये टाउन कहाँ पे है, ये जगह कहाँ पे है। पेयर दिए होते हैं और फिर पूछ लेती हैं कौन सी पेयर सही है कौन सी गलत है। 2,30,737 रुपये की फ़्लाइट है दिल्ली से, पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा के ले जाएंगे। खैर आर्टिकल की तरफ आए। देखो अल उला टाउन में ना सऊदी अरेबिया, बहरीन और UAE इन 3 देशों ने इजिप्ट के साथ मिलके जो पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब थे कतर के साथ उनको ठीक कर लिया, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस रीस्टोर कर लिए कतर के साथ। अब इस इशू का बैकग्राउंड तो आपको पता है कि 2017 में 13 डिमांड्स रखी गई थी इन देशों के द्वारा कतर के सामने कि भैया आप इन 13 डिमांड्स को मानिए, अदरवाइज हम आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म कर देंगे, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा देंगे। लेकिन कतर ने इन डिमांड्स को तो नहीं माना, लेकिन मजबूरी है अब सऊदी अरेबिया की कतर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर करना, क्योंकि इन डिमांड्स की वजह से कतर ईरान के, टर्की के और ज़्यादा करीब चला गया है। इसके साथ साथ अब बाइडन भी USA के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, थोड़ी लेफ्ट ओरिएंटेड हैं। वो सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया के येमेन के रिकॉर्ड को देखते हुए सऊदी अरेबिया पर आरोप लगता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का येमेन में। तो एक प्रकार से कतर के साथ पैचअप करके सऊदी अरेबिया ये सिग्नल देना चाहता है USA को कि देखो हम आपके साथ मिलके ही चलेंगे, मतलब बाइडन प्रशासन के साथ मिलके चलेंगे और आपके कंसर्न्स को लेके सजग रहेंगे। ये तो आर्टिकल का एक एस्पेक्ट है। बट देखो इसके बाद आर्टिकल में 2017 से पहले की बात की जाती है। 2017 में 13 डिमांड्स रखी गई थी, डिमांड्स नहीं मानी गई कतर के द्वारा, तो रिलेशंस खराब हो गई, ये आपको पता है। लेकिन थोड़ा और पीछे जाती हैं। 2010 में क्या हुआ? 2010 में आपको पता है कि वेस्ट एशिया के काफ़ी सारे देशों में अरब स्प्रिंग फैली। अरब स्प्रिंग मतलब जनता के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, राइट्स के लिए। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट, इन इश्यूज़ पर काफ़ी सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में मूवमेंट फैली और कुछ देशों में तो तख्ता पलट भी हो गया, मतलब सरकारें गिर गईं, जैसे ट्यूनीशिया, इजिप्ट। तो देखो ऐसी सिचुएशन में अब ये जो सऊदी अरेबिया है, UAE है, यहाँ पे तो मोनार्की है ना, मतलब किंग का रूल है अभी भी। तो फिर इन देशों में डर फैल गया कहीं ये मूवमेंट हमारे देश में भी ना फैल जाए। अब हुआ क्या, इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड सत्ता में आ गई। देखो मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को तो मानती ही है लेकिन डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। तो इजिप्ट में जब मुस्लिम ब्रदरहुड सत्ता में आ गई, मोहम्मद मोरसी ये प्रेसिडेंट बने इजिप्ट के, ये तो डर गए। सऊदी अरेबिया,
यूएई, इन देशों को तो डर लग गया, अरे भैया ये मुस्लिम ब्रदरहुड तो हमारे देश में भी आ जाएगी, हमारी सत्ता का क्या होगा, हमें तो हटा दिया जाएगा सत्ता से। और दिक्कत ये थी, ये जो कतर देश है ना, कतर देश का चैनल है, कतर देश का न्यूज़ चैनल है अल जजीरा। अल जजीरा की रेपुटेशन काफ़ी बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में, बीबीसी के मुकाबले में अल जजीरा की रेपुटेशन बढ़ गई है। और अल जजीरा न्यूज़ चैनल में क्रिटिसिज्म किया जाता है सऊदी अरेबिया और यूएई के लीडर्स का। एक प्रकार से कतर के रिलेशंस मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ अच्छे हैं, तो अल जजीरा चैनल भी मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है। बट देखो, ये बातें सऊदी अरेबिया और यूएई को अच्छी नहीं लगती थी। अब कैसे लगेंगी, मतलब इन देशों के जो रूलर्स हैं वो तो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे ना कि मुस्लिम ब्रदरहुड का कोई भी स्कोप हो हमारे देश में। जनता भी उसी प्रकार का प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दे जैसे इजिप्ट में उन्होंने स्टार्ट किया था, सत्ता बदल दी थी। ट्यूनीशिया में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट किया गया, जनता के द्वारा सत्ता बदल दी गई। तो इन देशों के रूलर्स को डर हो गया, इसी वजह से धीरे धीरे कतर के साथ रिलेशंस खराब होते गए। और 2017 में ऐसी सिचुएशन आ ही गई कि जब 13 डिमांड्स रख दी गई थी कतर के आगे, आप इन डिमांड्स को मानिए, जिनमें से एक डिमांड ये भी थी कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ रिलेशंस को ख़त्म कीजिए। कहने का मतलब ये है, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये जो देश हैं ये इनसिक्योर महसूस करते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड से। मुस्लिम ब्रदरहुड जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स को तो मानती ही है, इसके साथ साथ वेस्टर्न स्टाइल की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा चैलेंज है यूएई और सऊदी अरेबिया की मोनार्कीज के लिए। अब देखो, काफ़ी बार ऐसा भी होता है वेस्ट एशिया में कि जब इन देशों को थोड़ा सा खतरा लगता है ना कि डोमेस्टिकली कुछ टेंशन्स चल रही हों, रूल को खतरा हो, तो फिर ईरान के साथ टेंशन्स का हवाला दे दिया जाता है। देखो, ऐसा सब करते हैं, ईरान भी करता है। ईरान में भी आपको पता है थियोक्रेसी है, वहाँ भी सुप्रीम लीडर का रूल है। तो उनको भी अगर डोमेस्टिकली कुछ प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं रूल के अगेंस्ट, तो वो सऊदी अरेबिया से खतरा बता देते हैं। पाकिस्तान की आर्मी भी यही करती है कि इंडिया से खतरा बता दिया जाता है इश्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए। जैसे देखो, पाकिस्तान में वहाँ पे विपक्ष एकजुट है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, तो फिर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बॉर्डर पे गोलाबारी ज़्यादा होने लगती है। इवन बिजली चली गई पाकिस्तान की, कल परसों की बात है, इतनी सारी सिटीज़ में, फिर भी इंडिया का नाम ले लिया गया। और देखो, ऑफ कोर्स इंडिया में भी ऐसा होता है। तो हम इस आर्टिकल में बात कर रहे थे कि कैसे जो ये मोनार्कीज हैं वो इनसिक्योर महसूस करती हैं मुस्लिम ब्रदरहुड से, और मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट किया जाता है कतर के द्वारा। कतर मुस्लिम ब्रदरहुड को क्यों सपोर्ट करता है? कतर के भी देखो अपने एम्बिशंस हैं। कतर भी चाहता है कि इस रीजन में उसका इन्फ्लुएंस हो। छोटा सा देश है लेकिन एम्बिशंस हैं। देखो आप, कितना छोटा देश है कतर, कहाँ पे है, ये रहा। अभी जो तालिबान और अफगान गवर्नमेंट की आपस में बातचीत चल रही है वो यहीं पर चल रही है, कतर में। बाकी देशों की लोकेशन भी एक बार आप देख लीजिए, ये ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। देखो, वैसे तो सऊदी अरेबिया आपको पता है वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, और यूएई भी काफ़ी पावरफुल है, इजिप्ट भी। इन सब देशों ने मिल के ब्लॉकेड लगाया था, फिर भी कतर, मतलब कतर ने एक प्रकार से मांगे मानी नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो, कतर की लोकेशन काफ़ी, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, आप ध्यान से देख इसको। कतर की लोकेशन को साथ मिलता है ईरान का, सामने ईरान है। तो ईरान ने गुड्स की सर्विसेज को, सब गुड्स की डिलीवरी को जारी रखा कतर में। इसके अलावा टर्की ने भी साथ दिया। टर्की का एक मिलिट्री बेस है कतर में, ये भी एक डिमांड थी कि आप टर्की का जो मिलिट्री बेस है इसे ख़त्म कर दो, क्लोज डाउन कर दो, लेकिन कतर ने यह भी नहीं माना। अब हुआ क्या है, सऊदी अरेबिया ने एलाई कंट्रीज़ के साथ मिलकर रिलेशंस तो रिस्टोर कर लिए हैं, बट देखो सऊदी अरेबिया के जो एलाई कंट्रीज़ हैं ना, खास करके ये यूएई, इजिप्ट, ये अभी भी कंसर्न्ड हैं। इनका कहना है कतर के साथ रिलेशंस आने वाले दिनों में कतर के एक्शंस पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि कतर, टर्की, ईरान, इन देशों के साथ रिलेशंस कम नहीं कर रहा है। ये कतर के मिनिस्टर ने भी साफ साफ कर दिया है। और मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सपोर्ट किया जाएगा तो यूएई खास करके और ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि यूएई में एक लोकल पार्टी है जिसका एफिलिएशन है मुस्लिम ब्रदरहुड से। तो कतर जितना ज़्यादा मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करेगा उतने ही यूएई के साथ रिलेशंस और ज़्यादा खराब होंगे।
तो मतलब काफ़ी सारी नई नई इक्वेशंस इमर्ज होकर आ रही हैं वेस्ट एशिया में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फेडरलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पुडुचेरी में जो चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी, वो सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस के अंतर्गत पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे थे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था किसके अगेंस्ट? वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी के अगेंस्ट। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, प्रोटेस्ट किस कारण हुआ, मतलब विवाद जो है वो किस कारण हुआ। रिसेंट इशू तो वैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेके था, लेकिन बड़ा इशू था पुडुचेरी प्रशासन के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी फ्री राइस से संबंधित, जबकि वहाँ की एलटी यानी किरण बेदी का ये स्टैंड था फ्री राइस देने के बजाय आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दो। तो इस इशू को लेकर विवाद पैदा हो गया था। आर्टिकल में कहा जाता है ये देखो, विवाद अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में भी पहले बहुत समय तक विवाद देखने को मिला, इस वजह से सरकार का जो कामकाज है वो प्रभावित हुआ। चीफ मिनिस्टर का आरोप ये है कि एलटी किरण बेदी ऑटोक्रेटिक मैनर में काम करती हैं, वो प्रशासन के कामकाज में रुकावट पैदा करती हैं, जबकि उनको जनता ने नहीं चुना है, जनता को हमने चुना है। जबकि इसके जवाब में किरण बेदी का ये कहना है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में और एलटी के ऑफिस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए। किरण बेदी ने यह भी कहा कि देखो, मेरे ऑफिस ने कोशिश की है कि जनता तक प्रशासन पहुंच के बिल्कुल जस्ट एंड फेयर मैनर में, शायद इसी वजह से जो चीफ मिनिस्टर हैं वो परेशान हैं। खैर, ये तो पॉलिटिक्स वाली बातें हुई। आगे भी देखो, बातें तो पॉलिटिक्स वाली ही हैं। आर्टिकल में कहा जाता है जो नारायण स्वामी हैं वो देखो कांग्रेस के सीएम हैं पुडुचेरी में, और डीएमके पार्टी भी सपोर्ट करती है इस सरकार को जो पुडुचेरी में है। कोई इफेक्टिव अपोजिशन तो है नहीं पुडुचेरी में, इसीलिए कोई तो होना चाहिए ना सीएम के पास जिसको वो क्रिटिसाइज कर सकें। तो वो किरण बेदी को क्रिटिसाइज कर रही हैं ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि देखो, अगर पुडुचेरी प्रशासन की कुछ फेलियर रही हैं, यानी मेरी सरकार की कुछ फेलियर रही हैं, तो वो एलटी के कारण रही हैं। तो ये प्योर पॉलिटिक्स है नारायण स्वामी की वजह से तरफ से। जबकि दूसरी तरफ एलटी को भी ये समझना चाहिए कि आपको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप ज़्यादा इंटरफेयर ना करें प्रशासन के कामकाज में जिसको जनता के द्वारा चुना गया है। मतलब पुडुचेरी प्रशासन के जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उनको एकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिए एलटी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 3 नए फार्म लॉज के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई है उससे संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? देखो, 3 नए फार्म लॉज के अगेंस्ट किसान काफ़ी समय से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कड़ी नाराजगी जताई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतने दिनों हो गए अभी तक इस मामले को नहीं सुलझा सकी है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से लताड़ लगाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कल ही यानी परसों ये हिंट दे दिया था कि हम इन 3 नए फार्म लॉज की इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा सकते हैं जब तक कि कोई सहमति नहीं बन जाती आपके बीच और फार्मर्स के बीच। तो उसी पर काम करते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने 3 नए फार्म लॉज की इम्प्लीमेंटेशन पर तब तक रोक लगा दी जब तक कि एक कमेटी जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित किया गया है, जिसमें 4 सदस्य हैं, वो वेरियस स्टेक होल्डर्स के व्यू पॉइंट सुनकर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे दी थी, और जब तक कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाता। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि नए फार्म लॉज के तहत फार्मर्स की जमीन कोई नहीं छीन सकता, और एमएसपी को लेकर भी स्थिति ज्यों की त्यों बरकरार रहेगी। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये अच्छा लग सकता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ठंड में बहुत से लोग बैठे हैं, वो अपने खास करके जो बूढ़े लोग हैं वो अपने घरों को लौट जाएं। काफ़ी सारे लोग, किसानों की डेथ भी हो चुकी है, फर्दर कोई डेथ ना हो। बट देखो, इस ऑर्डर में काफ़ी सारी कमियां हैं। पहली कमी तो ये है, कमेटी में जो 4 लोग शामिल हैं जिनके नाम को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उनमें से ज़्यादातर सदस्यों के जो व्यूज़ हैं वो फार्म लॉज के पक्ष में हैं। ये लोग अमेंडमेंट को तो राजी हैं, लेकिन इन्होंने फार्म लॉज का समर्थन किया है। तो इसी वजह से जो किसान यूनियंस हैं उन्होंने ये कहा है कि हम इस पैनल के समक्ष पेश नहीं होंगे
क्योंकि ज़्यादातर मेंबर्स का जो व्यू पॉइंट है वो सरकार के द्वारा पास किए गए फार्मूलाज के समर्थन में रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट कंसर्न देखो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 नए जो फार्मूलाज के इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगाई है वो किसी कमी के कारण नहीं लगाई है कि हाँ कोई प्रोसीजरल लैप्स था या फिर सब्सटेंस में कमी है इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगाई हो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए रोक लगाई है जब तक कि कोई फर्दर एग्रीमेंट नहीं पहुंच जाता। तो आप बताइए मतलब क्या कमी है इस पॉइंट में। देखो इस पॉइंट में कमी यह है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है एडजुडिकेट करना। सुप्रीम कोर्ट का काम मीडिएशन का नहीं होता है, भाई हाँ 2 पक्षों में लड़ाई चल रही है तो हम मीडिएट कर देते हैं बीच में। यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है एडजुडिकेट करना, सही या गलत का पता लगाना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन लॉज की इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगाई होती, अगर सब्सटेंस के बेसिस पे कि हाँ लॉ में कमियां हैं या फिर प्रोसीजरल लैप्सेस की हाँ वाइडर कंसल्टेशन नहीं हुआ है तो अलग बात होती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर पास किया है उस पर क्वेश्चंस रेज होना लाजमी है। तो इसीलिए अब देखना ये होगा फर्दर कि क्या कमेटी का जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है, क्या बोर्ड जो प्रोटेस्ट की वेन्यू है वो चेंज होती है या फिर क्या निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया 3 नए फार्मूलाज की इंप्लीमेंटेशन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है इससे संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।